नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। हिमाचल में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को देश की चौथी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम भेंट दी। गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। अहमदाबाद से झंडी दिखाकर अमित शाह ने रवाना किया। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर रोजगार और परिवारवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। टीके के निशाने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर्नाटक हिजाब केस की अब सुनवाई करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद का एक विवादित बयान सामने आया। स्पाइसजेट की एक फ्लाइट की रात को हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की हो गई और केबिन और कॉकपिट में धुआं देखने को मिला। हिमाचल में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को देश की चौथी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम भेंट दी। विधानसभा चुनाव से पहले इस ट्रेन को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। यह ट्रेन दिल्ली से ऊना के अंब और रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर रेगुलर रूप से दौड़ेगी। ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से ऊना के लिए करीब 5 घंटे में पहुंच पाएगी। वंदे मातरम ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। इस ट्रेन के नई दिल्ली से चलने का समय सुबह 5:50 तक रहेगा और 11:05 तक ये अंदरौला रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगी। ट्रेन दिल्ली से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 8 बजे अंबाला रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात के सूरत में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सांसद और गुजरात सरकार के मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के विषय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि खेल के मैदान की ऊर्जा और खिलाड़ियों की खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट समाज और जीवन के हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करती है। राजनीति, व्यापार अथवा शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में खेल भावना हमें प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप से लेना सिखाती है, ताकि हम सदैव दूसरे को साथ लेकर बिना किसी के प्रति मन में द्वेष रखे हुए निरंतर आगे बढ़ सके। खेलों से टीम वर्क की भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने हर्ष व्यक्त किया कि इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक योगासन और मल्लखंब को भी शामिल किया गया है। यह खेल हमारी विरासत है और जिन पर हम सभी भारतीयों का गर्व है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह अहमदाबाद के जंजारका में मत्था टेकने के लिए संत सरवैयानाथ समाधि स्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद वह जंजारका में गुजरात गौरव यात्रा का उद्घाटन किया। गुजरात में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह तेज तरार लोगों का एक समूह है। उनका दिल्ली मॉडल क्या है वो किसी को समझ में नहीं आता है। अगर वे ईमानदार है तो आपको इसे देखने के लिए दिल्ली में जाना पड़ेगा। मुझे उन लोगों से डर लगता है कि कोई जिम्मेदार नहीं दिखते। यह लोगों का ऐसा समूह है जो गैर जिम्मेदारा वर्तन किया करते हैं। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है, वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने
कर्नाटक हाईकोर्ट के बेंच जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया है। हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर लिया है, यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। बड़ी पीठ को भेजने के लिए 11 सवाल तय किए गए हैं। संविधान के मूल के अधिकारों को लेकर सवाल किए गए हैं। हिजाब पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। इस मामले को 3 जजों की बेंच देखेगी। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा, यानी हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर रोजगार और परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते नजर आ रहे हैं। पीके ने निशाने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं। पिछले दिनों से 9वीं पास बनेगा बिहार का सीएम, ऐसा कहकर पीके ने तेजस्वी यादव पर तंज कस लिया और अब पीके ने सुपर 30 के चर्चित डायलॉग के जरिए लालू यादव के परिवारवाद पर निशाना साधा। चंपारण के पिपरा पंचायत के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए पीके ने कहा कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। देश में अब लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट करेगी वही राजा बनेगा। प्रशांत किशोर ने कहा, जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी, आम्बेडकर जी ने जनता को अधिकार दिया था। राजा देश का वह बनता है जिसको आप चुनेंगे। देश में अब लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट करती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ लोगों से बातचीत में बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए, न कि लालू, नीतीश या मोदी के नाम पर। वोट मांगने के राजनीतिक दल आएंगे, लेकिन आपको सजाग रहना है। आप अगर खुद नहीं सजाग रहेंगे तो आपकी जिंदगी कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकता। अपने वोट की कीमत समझने में आनी चाहिए। आरजेडी में खींचतान जारी है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जगदानंद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए दिल्ली में भी नहीं पहुंचे थे। इस बीच शिवचंद्र राम का लालू यादव से मुलाकात और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है। इधर जगदानंद सिंह ने कहा कि वे गांव में अपने घर पे आराम कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि वे अवकाश पर है और आराम कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि राजद के दफ्तर में कब से जाना शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आराम नहीं कर सकता, क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकता। वही जब उन्होंने सवाल किया कि आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो जगदा बाबू ने कहा कि उन्हें मीडिया की बातों पर कुछ नहीं कहना है। मतलब साफ है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खंडन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर्नाटक हिजाब केस की सुनवाई करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शकीर रहमान का एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लड़कियों को पर्दे के अंदर रहना जरूरी है, अगर वह बेपर्दा घूमेगी तो आवारा बढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि हिजाब पर अगर प्रतिबंध लगा तो इससे मुस्लिम समुदाय को परेशानियां झेलनी पड़ती है। हालांकि उनका मानना है कि पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट न्याय संगत फैसला करेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनको इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अलग अलग फैसला सुनाया था। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें।
और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। कर्नाटक के हिजाब विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। इस बीच यह विवाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। जिन पुरुषों का महिलाओं को देकर मन मचलता है, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब में डालने के लिए मजबूर किया था। आवश्यकता है तो अपने मन को मजबूत करने की, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनको सिर से लेकर पांव तक डाल दिया। यह सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। इससे पहले अनिल विज ने कहा कि हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब का कोई विरोध नहीं है, लेकिन विद्यालयों और कॉलेजों में पोशाक संबंधी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। विज ने कहा कि यदि कोई छात्रा हिजाब पहनना चाहती है तो उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वे स्कूल और कॉलेज जाना चाहती है, उन्हें उन संस्थानों के पोशाक के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अनिल विज ने कहा था कि यदि पोशाक नियमों का कोई पालन नहीं करता तो वह घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। कैबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद यह फैसला लिया गया था। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट किया था। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। डीजीसीजी ने बताया कि स्पाइस जेट का यह विमान गोवा से हैदराबाद जा रहा है। विमान में 85 यात्री सवार थे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग के बाद इमरजेंसी गेट से यात्रियों को नीचे उतारा गया। इस दौरान एक पैसेंजर के पैर में खरोच भी आई थी। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। आपात लैंडिंग के कारण रात करीब 11 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट 9 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया था। इनमें से घरेलू उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट शामिल थी। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस दौरान इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता भी बताया था। इसके बाद इलियासी को धमकियां मिल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से इलियासी को सुरक्षा दी गई है। इसके पहले इलियासी ने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर दिए गए बयान पर वह कायम है, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता कहा था। उमर अहमद इलियासी ने 22 सितंबर दिल्ली में मोहन भागवत से मुलाकात के बाद यह बयान दिया था, जब भागवत उनसे मिलने के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे थे। इंदौर में पितृ पर्व पर पितरेश्वर हनुमान के दर्शन करने के लिए ख्यातनाम सिंगर कैलाश खेर पहुंचे। यहां उनकी अगुवाई में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही मौजूद थे। कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि उज्जैन की तरह यहां भी लाइव कंसर्ट कराइए। पितरेश्वर हनुमान मंदिर पर आते ही दिव्य अनुभूति हो रही है, ये सबसे अलग है। इन पर विजयवर्गीय ने तत्काल हाँ कह दी और इनके बाद दोनों की बैठक भी हुई। माना जा रहा है कि फरवरी में कैलाश खेर इंदौर के पितृ पर्वत पर लाइव कंसर्ट कर सकते हैं। जब कैलाश खेर पितृ पर्वत पर पहुंचे तो उनका स्वागत कैलाश विजयवर्गीय ने किया था और उज्जैन में पीएम मोदी के सामने दी गई प्रस्तुति की तारीफ भी की। कैलाश खेर ने कहा कि अपनी रचना, अपनी लिखावट और अपना संगीत और अपना नाथ, फिर भी कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि पितृ पर्व के लिए कैलाश लाइव इन कंसर्ट रखा जाए। इस पर विजयवर्गीय ने हाँ भी बोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा
66A के केस दर्ज करने पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में यह असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि न किसी पर मुकदमा चलाया जाए और न कोई FIR दर्ज हो और न ही किसी की गिरफ्तारी हो। पीठ ने राज्यों को गृह सचिव और DGP को लंबित मामले के लिए धारा 66A हटाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने NGO पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज की याचिका पर यह निर्देश दिए थे। याचिका में कहा गया कि शीर्ष कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में IT एक्ट की धारा को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। इंदौर में पितृ पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान दर्शन के लिए सिंगर कैलाश खेर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात 2 जगह बांध टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया। जगह से बांध टूटने के लिए कई गांवों में पानी घुस गया। सपा के सामने कई चुनौतियां है। मुलायम के न होने के पर कई चुनौतियां सामने आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 विपक्षी दलों को चेतावनी दी। तेज प्रताप यादव को मिला लिफाफा, ऑफिस पहुंचते ही टेबल पर मिला लिफाफा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात 2 जगह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात 2 जगह से बांध टूटने में कई गांवों में पानी घुस गया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है, जिस कारण सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील क्षेत्र में बूढ़ी राप्ती नदी में जल स्तर बढ़ाने से ऊपर बंधा बांध 2 जगह से टूट गया, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके थे। बताया जा रहा है कि सोनोली नानाकार के पास अशोकगवा मदरहा बांध टूट गया था। वहीं रात को लगभग 2 बजे बांसी तहसील के गड़िया के पास भी बांध टूट गया। बांध टूटने के चलते सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके थे। लोग अपने घरों का सामान लेकर पलायन कर रहे थे। ग्रामीण में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिले में इस समय राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां खतरे से के निशान के ऊपर बह रही है, जिस कारण स्थिति खराब होती जा रही है। नदी के इर्द गिर्द बसे दर्जनों को गांव का संपर्क टूट चुका है। राप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के होश उड़ा रही है। कई गांवों को सड़कों को संपर्क टूट चुका है। अब लोगों के पास नाव की एकमात्र सहारा बचा है। राप्ती नदी का पानी गांव में भर चुका है और लोग नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों खोज रहे हैं। लोगों के अनुसार हाल ही में बांध का काम हुआ था और जिसमें घोर अनियमितता बढ़ती चुकी थी, जिसमें बांध टूट गया है। लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया है। कोलकाता के कुदघाट इलाके में मूवीज के स्टूडियो पर एक भीषण आग लगी थी।
घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 6:40 पर आग लगी थी और कोई हताहत की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि टोलीगंज में भीड़भाड़ वाले इलाके में गोदाम में आग लगी थी और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। ऐसे में पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। परंपरागत वोट बैंक को बढ़ाकर राष्ट्रीय राजनीति में दखल देना होगा, जिससे क्षेत्रीय दलों को नेताजी के जमाने में मिला रुतबा कायम रहे। सपा की स्थापना के 30 साल हो चुके हैं। प्रदेश में पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ी है। वोट बैंक में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की ताकत कम हुई है। सांसदों की संख्या कम होने के बाद भी निरंतर ढाल बनने रहने वाले नेताजी अब नहीं है। ऐसे में उनकी विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बदलनी होगी। यही सही है कि सपा दलित वोट बैंक को रिझाने में कोशिश कर रही है। इसका फायदा भी मिल सकता है, लेकिन यह सच्चाई भी स्वीकारनी होगी कि सपा के परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिम पर दूसरे दल नजर डाल रहे हैं। समाजवादी आंदोलन से निकले तमाम नेता या तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और या दूसरे दलों में जा चुके हैं। ऐसे में मुलायम सिंह की सियासी रणनीति के सबक लेते हुए सभी जातियों के गुलदस्ते को सजाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए सपा शीर्ष नेतृत्व को एक नए पुराने वफादारों की शिनाख्त करनी होगी। एक तरफ मुलायम सिंह के दाहिने हाथ शिवपाल सिंह यादव फिलहाल अलग है, तो दूसरी तरफ पार्टी सत्ता से दूर है। ऐसे में हर वर्ग लोगों को जोड़ने की दिशा में अभियान चलाना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बीते 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। राजकीय सम्मान के साथ इटावा के सैफई में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। मुलायम के बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी थी। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सैफई में हुजूम उमड़ पड़ा था। चारों तरफ नेताजी अमर रहे ऐसे नारे लग रहे थे और नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। वही सैफई में मुलायम सिंह यादव के घर पर शुद्धिकरण कार्यक्रम संपन्न भी हो चुका है। इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव के काफी करीब रहे उनके छोटे भाई शिवपाल यादव भी शामिल हुए। शिवपाल यादव इस समय इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक है। हालांकि वह अपनी पार्टी प्रसपा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अखिलेश के साथ उनके मतभेद भी किसी से छिपे नहीं है, लेकिन नेताजी के निधन के बाद वह अखिलेश और यादव परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखाई दिए। हालांकि शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह निभाऊंगा। शिवपाल ने कहा कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सम्मान नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने कोई पूछ नहीं रहा है। उन्हें साथ लेकर आएंगे, सबको इकट्ठा करने का काम करेंगे। मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने नेताजी के साथ बिताए अपने बचपनों की याद भी साझा की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के शिवसेना के नाम और धनुष तीर के चिन्ह पर रोक लगाने के कदम से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। ऐसा विरोधियों की वजह से हुआ है। अब हमारे कार्यकर्ता अपने विरोधियों को सबक सिखाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना के ठाकरे धड़े को मशाल चुनाव आवंटित किया है और शिवसेना में विवाद पर आदेश में चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूह के नाम से बाळासाहेब की शिवसेना आवंटित किया गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार
इस साल जून में शिंदे के नेतृत्व में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद गिर चुकी थी। शिंदे बाद में भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री बने थे। पड़ोसी रायगढ़ जिले के उरण में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका संगठन इसे नष्ट करने और मजबूत होकर उभरने की सभी प्रयासों का सामना करेगा। हम अपने विरोधियों को करारा सबक सिखाएंगे। हमारा खोखला खून यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे विरोधियों को सबक सिखाया जाए। ठाकरे ने आगे कहा कि निकट भविष्य में शिवसेना की लहर होगी और हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अपने नए चुनाव चिन्ह मशाल के बारे में हर घर घर में जागरूकता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हम चुनाव की तैयारी करनी है और ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को होने वाली मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव से पहले दोनों गुटों को शिवसेना और चुनाव चिन्ह दिया जा चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्वारका में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य के साथ नाव की सवारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत अन्य लोग बोट से ही गुजरात के बेट द्वारका पहुंचे। इससे पहले नड्डा ने मेहसाणा में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा एक सक्रिय समर्थक है और नड्डा ने कहा कि जिम्मेदार और उत्तरदायित्व सरकार भी अभी फिलहाल केंद्र में और राज्य सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के मन की बात को समझाती है। भाजपा सरकार लोगों के मन की बात को समझती भी है। कांग्रेस ने वर्षों तक क्या किया वो भी समझाना होगा। भाइयों के खिलाफ खड़ा कर दिया था और जहां जरूरत थी वहां पानी की आपूर्ति नहीं की। जो विकास की यात्रा चलानी है उसे अटकाया और भटकाया। अब वे खुद फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि गौरव यात्रा केवल गुजरात के लिए नहीं, पूरे भारत का गौरव स्थापित करने के लिए निकाली गई है। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैरान रह गए। उनका दावा है कि उनके साथ चमत्कार हुआ है। तेज प्रताप ने वीडियो जारी करके बताया कि जब वे अपने कार्यालय में पहुंचे तो वहां एक लिफाफा मिला। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनकी शिरडी के साईं बाबा में बेहद आस्था है। उन्होंने कहा कि शिरडी के साईं बाबा पर उनका अटूट विश्वास है और इसके कारण तेज प्रताप ने कहा कि दिल से याद करने पर साईं बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व में उम्मीदवार ऋतुजा लटके के इस्तीफे को अस्वीकार करने में कथित देरी में महाराष्ट्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता अनिल परब ने आरोप लगाया था कि ऋतुजा लटके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े बाबा साहेब की शिवसेना द्वारा दबाव डाला जा रहा है। दरअसल यह सवाल बना हुआ है कि ऋतुजा लटके अपना नामांकन दाखिल कर पाएगी या नहीं। ऋतुजा बीएमसी के ईस्ट वार्ड में बतौर लिपिक कार्यकर्ता है और उपचुनाव को देखते हुए 1 महीने पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बीएमसी ने तकनीकी हवाला देते हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया था। इस मामले में उद्धव ठाकरे वाले धड़े ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर कल सुनवाई हो चुकी थी। इस बीच फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि बृहद नगर निगम स्वशासी और स्वायत्त निकाय है और इनका इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं वह बीएमसी प्रशासन तय करेगा। केरल नरबली केस में सीसीटीवी मिल चुका है और इसमें आरोपी तांत्रिक महिलाओं के साथ नजर आ रही है। पुलिस ने बताया कि उसने दोनों महिलाओं को सेक्स पॉर्न और मूवी और रुपयों के लालच में फंसाया था। 11 अक्टूबर को इस मामले का खुलासा हुआ था। पुलिस ने बताया कि जिन 2 महिलाओं की बलि चढ़ाई गई उन्हें तांत्रिक मोहम्मद
शफी की डॉक्टर बगावल सिंह और उनकी पत्नी लैला तक लेकर आया था। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पद्मा और रोसेलिन की बलि 27 सितंबर को दी गई थी, लेकिन मामला 11 अक्टूबर को सामने आया। सीसीटीवी फुटेज 26 सितंबर का है, यानी जिस दिन पद्मा लापता हुई थी, इसके बाद उनके घर से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। वीडियो में पद्मा को लेकर सफेद स्कॉर्पियो में चढ़ते हुए और बाद में एक सड़क पार करते हुए देखा गया। उनके साथ आरोपी मोहम्मद शफी भी था और उसके बाद पद्मा के सेलफोन की लोकेशन को फॉलो किया गया, जो टीम को शफी ले गई थी। 9 अक्टूबर को पुलिस ने सी के पड़ोसी जॉन थॉमस के घर में लगे सीसीटीवी की जांच की और इसके बाद सफेद स्कॉर्पियो और पद्मा दोनों दिखाई दी रही है। ब्रेक के बाद रफ्तार समाचार देखते हैं। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? हिमाचल में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को देश की चौथी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन दी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस ट्रेन को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। यह ट्रेन दिल्ली से ऊना अब अंतौर रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर को रेगुलर रूप से दौड़ेगी। ट्रेन बुधवार को छोटे सप्ताह में 6 दिन चलेगी और सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इस वंदे भारत नई ट्रेन नई दिल्ली से ऊना के बीच की दूरी करीब 5 घंटे में तय करेगी। वंदे भारत ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। इस ट्रेन को नई दिल्ली से चलने का समय सुबह 5:50 पर रहेगा और 11:05 पर यह अंतोरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन दिल्ली से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 8 बजे अंबाला रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और यहां से ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़ से यह अब अंतोरा रेलवे स्टेशन की सुबह 8:42 पर रवाना होगी। वापसी में इस ट्रेन का समय अब अंतोरा रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे चलने का रहेगा। दोपहर करीब 3:30 बजे पर चंडीगढ़ पर पहुंचेगी और यहां से चलेगी और शाम को 6:25 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन पानीपत जंक्शन, अंबाला कैंट, रूपनगर नंगर डैम को भी कवर करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को गुजरात के सूरत में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सांसद और गुजरात सरकार के मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के विषय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि खेल में मैदान की ऊर्जा और खिलाड़ियों की खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट समाज और जीवन हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करती है। राजनीति, व्यापार अथवा शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में खेल भावना हमें प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप में लेना सिखाती है, ताकि हम सदैव दूसरों को साथ लेकर बिना किसी के प्रति मन में द्वेष निरंतर आगे बढ़ते रहें। खेलों से टीम वर्क की भावना का विकास होता है और कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने हर्ष व्यक्त किया और इस वर्ष की पहली बार राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक योगासन और मल्लखंभ को भी शामिल किया गया है। यह खेल हमारी विरासत है जिन पर सभी भारतीयों को गर्व है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है। इस बारे में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि खेल के प्रति सरकार की समर्पण के कारण खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है।
खेल जगत में देश को बढ़ते प्रोफाइल का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि आज भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर कई मेडल जीत रहे हैं। उनके श्रेष्ठतम प्रयासों से तिरंगों को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। खेल के अतिरिक्त योग के माध्यम से भी हमने भारत के पूरे विश्व में एक पहचान बनाई। देश की अनेकता में एकता का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग संस्कृति के युवा खिलाड़ी खेल के प्रति अनूठी भावना रखते हैं, जो पूरे देश को एकता, बंधुता और सौहार्द की प्रेरणा देते हैं। खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके शारीरिक बौद्धिक क्षमता के साथ साथ चरित्र का निर्माण होता है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने खेल समेत हर क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ती सहभागिता के विषय में कहा कि आज देश की बेटियां मात्र खेल में ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में, शिक्षा में, विज्ञान में, तकनीक में भारत का गौरव बढ़ा रही है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत की महिला खिलाड़ियों ने लगातार हमारे देश का नाम बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह अहमदाबाद के झंझारका में मत्था टेकने के लिए संत सवैयानाथ समाधि स्थल, इसके बाद वह झंझारका में गुजरात गौरव यात्रा का उद्घाटन भी किया। गुजरात में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह तेज तर्रार लोगो आपका श्रमिक है, उनका दिल ही मॉडल क्या है। अगर वे ईमानदार है तो आपको इसे देखने के लिए दिल्ली ले जाए। मुझे इन लोगों से डर लगता है जो कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाते, यह लोगों का ऐसा समूह है। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। तभी जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया। वहीं जस्टिस सुधांशु लोधिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले में बड़ी बेंच में भेजा गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। बड़ी पीठ को भेजने के लिए 11 सवाल तय किए गए हैं। संविधान के मूल के अधिकारों को लेकर सवाल तय किए गए हैं। हिजाब पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। इस मामले में 3 जज की बेंच देगी। जब तक फैसला नहीं आता तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा, यानी कि हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर रोजगार और परिवारवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। पीके के निशाने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन वह सबसे ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं। पिछले दिनों 9वीं पास बनेगा बिहार का सीएम, ऐसा कहकर पीके ने तेजस्वी यादव पर तंज किया और अब पीके ने सुपर 30 के चर्चित डायलॉग के जरिए लालू यादव के परिवारवाद पर निशान साधा है। चंपारण के पिपरा पंचायत के स्थानीय लोगों से बात करते हुए पीके ने कहा कि राजा का लड़का राजा ही बनेगा, नहीं बनेगा। अब देश में अब लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट करेगी वही राजा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी बाबा साहेब आम्बेडकर ने जनता को अधिकार दिया कि वह राजा देश का वह बनेगा जिसको आप चुनेंगे। देश में अब लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट करेगी वही राजा बनेगा। प्रशांत किशोर ने यहाँ लोगों से बातचीत में कहा कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए, न कि लालू, नीतीश या फिर मोदी के नाम पर वोट मांगने राजनीति चलाएंगे, लेकिन आपको सजग रहना है। आप अगर खुद नहीं सजग रहोगे तो आपकी जिंदगी कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकता। आपको अपने वोट की कीमत समझ में आनी चाहिए। आरजेडी में खींचतान जारी है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि जगनानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया।
जगनानंद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए दिल्ली भी नहीं गए। इस बीच शिवचंद्र नाम का लालू यादव से मुलाकात और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है। इधर जगनानंद सिंह ने कहा कि वे गांव में अपने पर आराम कर रहे हैं। जगनानंद सिंह ने कहा कि वे अवकाश पर हैं और आराम कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वे राजद दफ्तर में कब से जाना शुरू करेंगे, तो जगनानंद सिंह ने कहा कि क्या मैं आराम नहीं कर सकता, क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। वहीं जब उनसे सवाल किया गया तो कहा जा रहा है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो झपटा बाबू ने कहा उन्हें मीडिया की बातों पर कुछ नहीं कहना है, मतलब कि जगनानंद सिंह इसलिए की खबरों का खंडन नहीं किया। जगनानंद सिंह को जानने वाले यह कह रहे हैं कि वह पार्टी के समर्पित सिपाही है और इसलिए पार्टी की बातों को बाहर नहीं लाना चाहते, इसलिए कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वे इस्तीफा देंगे। वे लालू एवं तेजस्वी के नीतीश प्रेम से आहत है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर्नाटक हिसाब केस से अब सुनवाई करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीर रहमान के एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लड़कियों को पर्दे के अंदर रहना जरूरी है। अगर वह बेपर्दा घूमेगी तो आवारगी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिजाब पर अगर प्रतिबंध लगता है तो इसमें इस्लामिक समुदाय को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। हालांकि उनका मानना है कि पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट न्याय संगत फैसला करेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग अलग फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी गई है, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने उन्हें स्वीकार किया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। वहीं इस पूरे विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था, उन्हें ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनको सिर से लेकर पांव तक डांट दिया गया। यह सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। इससे पहले अनिल विज ने कहा था कि हेयर स्पा यानी कि हिजाब का कोई विरोध नहीं है, लेकिन विधायकों को और कॉलेजों में पोशाक संबंधी नियमों का पालन करना जरूर जाना चाहिए। विज ने कहा था कि यदि कोई छात्र हिजाब पहनना चाहते हैं तो उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वे स्कूल और कॉलेज जाना चाहती है तो उन्हें संस्थानों के पोशाक नियमों का पालन करना चाहिए। अनिल विज ने कहा था कि यदि पोशाक नियमों का कोई पालन नहीं करता तो वह घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइसजेट के एक फ्लाइट बुधवार रात हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। कैबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद यह फैसला लिया गया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को अलर्ट किया है। इसके बाद में ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट किया गया और सुरक्षित लैंडिंग की। DDCA ने बताया कि स्पाइसजेट का Q400 विमान गोवा से हैदराबाद आ रहा था। इस विमान में 4 से यात्री सवार थे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग के बाद इमरजेंसी गेट से यात्रियों को नीचे उतारा गया। इस दौरान एक पैसेंजर को पैर में मोच आई और इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। आपात लैंडिंग के कारण करीब रात 11 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट 9 उड़ान को डायवर्ट किया गया। इनमें घरेलू उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट शामिल थी। एक यात्री ने लैंडिंग के दौरान कुछ तस्वीरें भी शेयर की। कैप्टन ने लिखा है, नागपुर से फ्लाइट में धुआं भरना शुरू हो गया। 20 मिनट तक सभी यात्री डरे सहमे रहे। सौभाग्य की बात है कि हम जीवित और सुरक्षित उतर गए, लेकिन अगर कुछ होता तो कौन जिम्मेदार होता। स्पाइसजेट के कई विमानों में उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद इस साल 27 जुलाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइसजेट को आदेश दिया था
कि अगले 8 हफ्ते तक अपने फ्लीट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स पर ऑपरेट करें। तब से एयरलाइन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। इन 8 हफ्तों की समय सीमा खत्म होने से पहले ही पिछले महीने डीजीसीए ने नया आदेश जारी किया कि प्रतिबंध को 19 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और इस दौरान इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता भी बताया। इसके बाद से इलियासी को धमकियां मिल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से इलियासी को सुरक्षा दी गई। इससे पहले इलियासी ने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम है, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता कहा था। उमर अहमद इलियासी ने 22 सितंबर को दिल्ली में मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ये बयान दिया था, जब भागवत उनसे मिलने कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में पहुंचे थे। इंदौर में बुधवार को पितृ पर्वत पितरेश्वर हनुमान के दर्शन ख्याति सिंगर कैलाश खेर पहुंचे। यहाँ उनकी आगवानी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही थे। कार से उतरते ही कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि उज्जैन की तरह यहाँ भी लाइव कंसर्ट कराई। केरल नरबली केस में सीसीटीवी भी मिल चुका है। इसमें आरोपी तांत्रिक महिला के साथ नजर आ रहा है। बेतिया में घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 4 लोगों की गोली मारकर हत्या और 2 गंभीर। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में चल रहे कोयला संकट को लेकर भी जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। कस्टम विभाग ने बताया कि सोना तस्करी मामले में 7 यात्रिकों को गिरफ्तार किया गया। उसके पास 22 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई थी। ये यात्री सोने को ब्रेड स्लाइस व अन्य रूपों से छिपाकर लाए थे। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 11 व 12 अक्टूबर को 4 अलग अलग मामलों में कार्यवाही करके 15 किलो सोना जब्त किया था। उनकी कीमत 8 करोड़ रुपए के आसपास की गई है। कस्टम विभाग ने बताया कि सोना तस्करी मामले में 7 यात्रिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई थी। ये यात्री सोने को ब्रेड स्लाइस अन्य रूपों से छिपाकर लाए थे। बेतिया में एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें 4 लोगों की गोली लगी है और 2 की हालत गंभीर है। मामला योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के अहिरोइली गांव का है। गांव वालों ने फायरिंग करने वाले एक युवक को खेत से पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर ली। आरोपी युवक की मां 10 साल पहले भाग गई थी। भगाने वाला आरोपी का कोई चचेरा भाई था। इसी का बदला लेने के लिए वह युवक ने हमला किया हुआ था। खनन माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के काशीपुर में दबिश देने पहुंचे मुरादाबाद पुलिस पर हमले और महिला की मौत के मामले में पुलिस के क्रॉस फायरिंग के दावों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने खारिज कर लिया। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल शरण ने बातचीत में बताया कि घटनास्थल का मुआयजा करने के बाद प्रथम दृष्टया क्रॉस फायरिंग को कोई सबूत नहीं मिले। वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि उनकी टीम ने फायरिंग नहीं की है। पुलिस वालों को बंधक बनाकर दूसरी तरफ से फायरिंग की गई। डॉक्टर दयाल शरण ने बताया कि जांच में एक तरफा गोली चलाने के आदेश मिले हैं और मौके से पुलिस की टोपी बरामद की गई है। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता को इसमें राहत मिल सकती है। वहीं प्रदेश में चल रहे कोयला संकट को लेकर भी जल्द ही राहत मिलने वाले ऐसे समाचार मिल रहे हैं।
राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। इस एमओयू के तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसमें 5500 करोड़ का निवेश होगा और यह कंपनी सालाना 2 करोड़ रुपये सोलर पार्क के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बदले देगी। जमीन की डीएलसी रेट के अनुपात में 7.5% राशि सालाना दी जाएगी। जयपुर के होटल मेरिटेन के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम अशोक गहलोत और एनर्जी मिनिस्टर भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी थी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात प्रदेश की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। गोपाल इटालिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी गोपाल इटालिया को समन्स भेज दिया। महिला आयोग के इस कदम को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच रेखा शर्मा ने आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जान को आपसे खतरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के चीफ रेखा शर्मा ने आप समर्थन पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया और आप कार्यकर्ताओं ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने को दिया और रेखा शर्मा ने बताया कि आप समर्थकों से जान से खतरा बताया गया और हम उनके द्वारा गेट को पुश करने के लिए और अंदर लगातार आने की कोशिश कर रहे थे और लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने में मामले में प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। पुलिस को बोला है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुझे अपनी लाइफ के लिए थ्रेटन लगाना जाए। इस बीच गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया गया था। मनीष सिसोदिया ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिए जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए जिन लोगों ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया है वह केवल इस तरह की राजनीति के बारे में जानते हैं। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला उचित दिशा निर्देश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संभल के सांसद शफी कुरमान बर्क ने हिजाब को जरूरी बताया और बेपर्दा होकर घूमने वाली औरतों को आवारगी बढ़ेगी ऐसी भी बात कही। हिजाब पर शफी कुरमान बर्क ने बताया कि विवाद पैदा हो चुका है और बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब नीचे दो राय चल रही हैं तो महाराज सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बताए कि इसमें उनका फैसला क्या है। आया इसको वो इस्लाम जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको इसकी हिजाब की इजाज़त देते हैं नहीं देते हैं। तो ये कोई मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को जोड़ने के लिए, एक साथ सबको मिलकर रहने के लिए, मोहब्बत के लिए होनी चाहिए। 4 सेवानिवृत्त जज और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम विरोधी नैरेटिव का फैलाया गया था जिससे हिंसा भड़क उठी। इसमें कहा गया कि नफरत भरे नैरेटिव और असंदेशों के प्रचार में मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट में कहा गया कि सार्वजनिक विमर्श के
नफरत भरे असंदेशों को हिंसा से सीधा संबंध है। ऐसा लगता है कि नफरत से भरी सामग्री के प्रसार को रोकने या फैलाने वाले खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संस्थागत इच्छा शक्ति की भारी कमी है। सोशल मीडिया पर खतरनाक सामग्री को कंट्रोल या रेगुलेट करने में साथ ही स्वतंत्र विचारों को जगह देने का एक चुनौती भी सामने है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा को भड़काना और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करना और कई मुख्य धाराओं के अंग्रेजी और हिंदी समाचार चैनलों द्वारा दिखाई जाने वाली खबरों के परिणाम थी। पूर्वी जज की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का नाम अनसर्टेन जस्टिस ए सिटीजन्स कमेटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायोलेंस 2020 रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। लोक भवन में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने धान का खरीद मूल्य के साथ 30 प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी। इसके साथ इलेक्ट्रिकल वाहनों को 15% सब्सिडी भी मिलेगी। 2022-23 में धान का मूल्य 2020 रुपया प्रति क्विंटल तथा 2060 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया। लखनऊ संभाग के 3 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा और झांसी मंडल से आने वाले जनपदों में 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी प्रकार के 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव तथा चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या में ये खरीदान होगी। धान के क्रय करने का समान समय 9 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज प्रवास पर थे। उन्हें पूरे दिन शहर में रहेंगे और विभिन्न आयोजनों में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर भी जाएंगे और सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने के बाद उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ विकास कार्यों को भी समीक्षा की थी। इस दौरान जिले में डेंगू की गंभीर होती स्थिति पर चर्चा भी की। फिर डिप्टी सीएम ने बेली अस्पताल के बाद इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक से बेली अस्पताल में ब्लड बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी संजय खत्री से कहा कि ब्लड बैंकों के आसपास दलालों को सक्रिय होने की सूचना है, इस पर लगाम लगाया जाए। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए राष्ट्रप्रथम पर देखते रहिए। नमस्कार।